तो देखिए डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अगला टॉपिक है हमारा, देखिए हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, मैं बताया था कि इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। किसके? इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसको बांझपन भी बोलते हैं। ये बांझपन पुरुष में भी होता है और महिला में भी होता है, यानी मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ठीक, जब मेल में होगा तो मेल इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी, या फीमेल में होगी तो फीमेल इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी। इसका सीधा सा अगर बात करें तो, अगर एक शब्दों में अगर हम बात करें तो अनएबल टू प्रोड्यूस ओवम ऑफ स्पर्म। ठीक, ये सीधा सा अगर सिंपल सा अगर बात करें तो अनएबल मतलब अयोग्य। अभी आगे हम बताएंगे कि किस किस तरीके से अयोग्य हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकता है, अभी आगे हम बताएं। तो अनएबल टू प्रोड्यूस मतलब कि बनाना क्या? ओवम इन मेल, ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल। अगर नहीं बन रहा है तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी। अब हम एक की बात करते हैं, अगर मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, तो फेल्योर टू फार्म एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। ठीक, पर्याप्त फेल्योर टू फार्म पर्याप्त, यानी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पर्म। क्या? एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में स्पर्म अगर सीमेन में नहीं बन रहा है तो वो मेल इनफर्टिलिटी। पर्याप्त का मतलब क्या? एक मिनिमम अमाउंट हमने कहा था कि 1 ml में कम से कम 20 ml से ऊपर 20 मिलियन से ज्यादा स्पर्म होने चाहिए। अगर 20 मिलियन से नीचे है तो मेल इनफर्टिलिटी, जो हमने पिछली क्लास में बताया था कि 20 मिलियन से 1 ml सीमेन में अगर 20 मिलियन से कम है, ठीक, 1 ml लेस देन 20 मिलियन स्पर्म इन 1 ml सीमेन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? मेल इनफर्टिलिटी। ठीक, मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगा ये। तो इसीलिए हमने बताया था मेल इनफर्टिलिटी में फेल्योर टू फार्म एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पर्म की बात कर रहा है, सीमेन नहीं। स्पर्म की बात कर रहा है। सीमेन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, लेकिन उसमें अगर स्पर्म कितना लेस देन 20 ml है तो मेल इनफर्टिलिटी में आएगा। अब अगर फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो फीमेल में देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इट इज ए डिजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो तो उन्होंने तो कह दिया कि ये क्या है, यह एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारी है या रोग है। ठीक, अब उन्होंने क्या डिफाइन किया, उन्होंने फीमेल इनफर्टिलिटी को क्या डिफाइन ये किया कि द फेल्योर टू अचीव क्लिनिकल प्रेगनेंसी। क्या? फेल्योर टू अचीव मतलब कि कंसेप्शन मतलब प्रेग्नेंट होना। ठीक, फेल्योर टू अचीव प्राप्त करना, अचीव मतलब प्राप्त करना। क्लिनिकल प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या है? क्लिनिकल मतलब ये है कि जो नॉर्मल जो सिचुएशंस होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन मतलब कि पर्याप्त मात्रा में अमाउंट में सीमेन और स्पर्म भी आए। ठीक, सब कुछ हो रहा है, स्पर्म भी आ रहा है, ओवम भी बन रहा है, आ रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है या प्रेगनेंसी तब भी नहीं हो रही है। अब देखिए कह रहा है क्लिनिकल मतलब क्लिनिकली डेथ। ऐसा नहीं है कि गांव में ऐसा बोल देते हैं कि इसको पता नहीं क्या है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बच्चे नहीं हो रहे, ये सब चीजें। जब से तक क्लिनिकल मतलब है, जब से तक मेडिकल हेल्थ द्वारा वेरीफाई नहीं होगा कि इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब तक आप ये नहीं कह सकते। इसलिए कह रहा है कि अचीव क्लिनिकल प्रेगनेंसी आफ्टर, देखिए आफ्टर। और वो भी जो मेडिकल हेल्थ वाला है वो क्या कहेगा, वहां पे आप जाएंगे, वो जब से तक वो प्रूफ नहीं दे देता या साबित नहीं कर देता कि हाँ ये क्या कहते हैं 12 मंथ या 1 ईयर या फिर इससे ज्यादा। देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें WHO ने इन्होंने क्या कहा। पहले तो ये कहा कि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारी है, क्या रोग है। उसका दूसरा इन्होंने कहा कि द फेल्योर टू अचीव क्लिनिकल प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ या 1 ईयर या फिर उससे ज्यादा आप रेगुलर अनप्रोटेक्टेड, देखिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए सीधा सा सिंपल सी बात में बता रहे हैं,
लगभग जब मेल फीमेल जब 1 साल से ज्यादा बिना कोई बैरियर का इस्तेमाल किया, ना कंडोम, ना कोई पिल्स, न छाया, न सहेली, न माला, कुछ नहीं, नॉर्मल एकदम जैसे नेचुरल इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नेचुरली हो रहा था, 1 साल से ज्यादा हो गया फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो वो क्या कहलाएगा? फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, सीधा सिंपल सी बात कह रहा है, द फेल्योर टू अचीव क्लिनिकल प्रेगनेंसी। ये कौन कह रहा है? क्लिनिकली वेरीफाई किया जा रहा है, क्लिनिकली वेरीफाई किया जा रहा है। ठीक, और गांव में तो 6वें महीना में मान लेते हैं, 10वें महीना में मान लेते हैं, या फिर 2 साल तक मान लेते हैं। लेकिन क्लिनिकली वेरीफाई क्या होता है? अगर आप हेल्थ से जुड़े हुए हैं तो आपको ये जानना जरूरी होना चाहिए, ताकि आप लोगों को बता सके, समझा सके। तो इसका मतलब यह है कि जब मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं बिना किसी बैरियर का, बिना किसी कंडोम का, बिना किसी मतलब कि बैरियर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 1 साल तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो इनफर्टिलिटी में आ जाएगा, फीमेल इनफर्टिलिटी में आ जाएगा। ठीक, 12 मंथ, ये जरूरी है। इससे देखिए, आपको क्वेश्चन करना है, आपको पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन करना है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्लिनिकली कब हम इनफर्टिलिटी कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, तो क्लिनिकली 12 मंथ या 1 ईयर, उसी को 1 ईयर कह सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा। अगर ऐसा कहें तो वो इनफर्टिलिटी में आ जाए, यानी कि कोई भी महिला नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही थी पिछले 1 साल से, फिर भी अभी तक उसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उसे इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा जाएगा, उसे इनफर्टिलिटी बोला जाएगा। और इसीलिए देखिए कहा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई बैरियर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो ये मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बात हो गई। अब हम मेल और फीमेल के काज के बारे में बात करें, कारण क्यों होता है, उसके बाद हम इसका निवारण भी बात करेंगे, और इसका हम क्या जांच भी बात करेंगे, ये सारी चीजें बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे काज की बात करें, कारण क्या है दोनों में, मेल फीमेल में। तो डियर देखिए, काजेज ऑफ इनफर्टिलिटी में अब हम आपको जो यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, और हो सकेगा तो मैं फिगर भी दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक, और जो हो सकेगा पूरी तरह से बस आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। काज में हम पहला बात करें, क्वाइटल डिफिकल्टी। क्वाइटल डिफिकल्टी मतलब वो सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पा रहा है, किसकी वजह से? ओबेसिटी की वजह से, या फिर कॉर्डिपेनिस। ठीक, कॉर्डिपेनिस का मतलब ये होता है, देखिए, तो देखिए कार्डिपेनिस का मतलब ये होता है, ये देखिए, ये पेनिस है। ठीक, पेनिस है ये। ठीक, अब ये पेनिस कॉर्डी का मतलब ये होता है कि पेनिस को सीधा ऐसे होना चाहिए या फिर इधर से होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो इसके मसल्स हैं, जो हमने पेनिस के बारे में बात किया था तो वहां पे बताया था, यहाँ पे एक मसल्स होती है। ठीक, ये मसल शॉर्ट हो जाती है, क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, और ये कंस्ट्रिक्ट होके इसके आगे की सिरे के फोर स्किन और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस को ये कर्व कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये क्वाइटस नहीं कर पाती, ये ऐसे मेल जो होते हैं क्वाइटस नहीं कर पाते हैं, और ये जो है कि पेनिस का ये जो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस है, ये जो है कर्व हो जाता है, इधर से वो सीधा नहीं होता है, इस वजह से ये दिक्कत, ये कॉर्डी पेनिस है। तो ये मेल में दिक्कत होता है, ये डिफिकल्टी। अगर अब हम दूसरा बात करें, दूसरा आपका, तो देखिए दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण देखिए डियर क्या है इसमें, दूसरा है स्पर्मेटोजोअल एबनॉर्मेलिटी। स्पर्मेटोजोअल एबनॉर्मेलिटी का मतलब हमने टेराटो स्पर्मिया क्या बताया था, टेराटोजू स्पर्मिया, यानी कि ये जो स्पर्म होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगी वो सही नहीं होगी, उसमें एबनॉर्मेलिटी होगी। जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए ये स्पर्म, ये हेड हो गया, ठीक, ये टेल और मिडिल पीस, और ये टेल। तो इसमें क्या होगा कि हेड ही सही से नहीं बनेगा, कहीं देखिए ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट, ऐसे हेड ऐसे बन गया, ठीक, या फिर मिडिल पीस ही ऐसे थोड़ा सा बना, उसके बाद टेल ही ज्यादा बन गया।
ठीक, ये मॉर्फोलॉजिकल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। अब ये नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, अब कुछ ऐसे हो गए, देखिए ऐसे, जैसे देखिए हेड ऐसे हो गया, मिडिल पीस ऐसे, ठीक ऐसे छोटा था, तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है। तो स्पर्मेटोजोअल एबनॉर्मलिटी, ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, टेराटोजूस्पर्मिया, ठीक। दूसरा उसकी बात करें, दूसरा जो है कि टेस्टिकुलर एबनॉर्मलिटी, क्या, टेस्टिकुलर एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो स्कोटम है, जो स्कोटम में टेस्टिस हैं, 2 टेस्टिस हैं, इनमें एबनॉर्मलिटी, टेस्टिस में एबनॉर्मलिटी। आपको पता है कि इसी में स्पर्म बनता है, इसी के सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में, किसमें, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है, ठीक है, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है। और स्पर्म बनने के बाद ये रीट टेस्टिस से होते हुए ये कहाँ पे आता है, एपिडाइडमिस में आता है। एपिडाइडमिस के बाद वास डिफरेंस में इधर जाता है, ठीक है, तो स्पर्म यहाँ पे बनता है। अब ये कह रहा है टेस्टिकुलर एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी का मतलब पहला अगर हम बात करें एजेनेसिस, एजेनेसिस का मतलब यह है कि टेस्टिस बना ही नहीं, क्या, टेस्टिस बना ही नहीं। उसके बाद अगला कह रहा है कि टेस्टिस मतलब एज, या तो फिर बना जैसे एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, या तो फिर जैसे कि एकदम बहुत छोटे छोटे दोनों हैं, ठीक, तो एजेनेसिस हो गया। क्रिप्टोर्किज्म का मतलब है टेस्टिस बना तो टेस्टिस बन तो गया, देखिए टेस्टिस बन तो गया, लेकिन ये क्या है, इंगुइनल कैनाल है, ठीक, इंगुइनल कैनाल है। इंगुइनल कैनाल से टेस्टिस बच्चा जैसे 1 साल का होता है, 1 साल के ऊपर जाता है, तो टेस्टिस जो है पहले 1 साल से पहले, 1 साल से यानी कि बिफोर, यानी कि जब 1 साल का नहीं हुआ रहता है तो टेस्टिस ज्यादातर ऊपर ही रहता है, ठीक है, ऐसे ऊपर रहता है, लेकिन 1 साल के बाद ये टेस्टिस नीचे आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो क्या, इसे क्या कहते हैं, इंगुइनल कैनाल, क्या कहते हैं, इंगुइनल कैनाल। इस इंगुइनल कैनाल से होते हुए ये टेस्टिस नीचे आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना है। लेकिन क्या है कि जब ये टेस्टिस यहीं रह जाता है, नहीं आ पाता है, तो उसे को कहते हैं क्रिप्टोर्किज्म। क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्किज्म बोलते हैं, क्रिडियम बोलते हैं। ये टेस्टिस जब नीचे नहीं आता है, टेस्टिस डिसेंट, फेल्योर ऑफ डिसेंट टेस्टिस इनटू स्कोर्टम, स्कोर्टम में आने से आ नहीं पाता, वहीं रह जाता है, तो उसे क्रिप्टोर्किज्म कहते हैं। अब देखिए हमने ये भी बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है। किस पे, बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस हमने ये बताया था। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में तब होगा जब टेम्परेचर कितना होगा, 33 टू 33.5 या 9 ऐसे हो जाए, या फिर यानी कि देख लिए 37-33, यानी कि या तो फिर 34 यानी कि 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम रहे टेम्परेचर टेस्टिस का, जहां यानी कि स्कोटम में टेम्परेचर इतना रहेगा, इतना टेम्परेचर रहेगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ये बॉडी का टेम्परेचर है जो वार्म ब्लडेड, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये एब्डोमेन में है, ये एक तरह से बॉडी में है, ठीक है, ये बॉडी में है। देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये तो ये टेस्टिस देखिए यहाँ पे है, जबकि टेस्टिस को यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन टेस्टिस यहीं एब्डोमेन में है, अंदर ही है। तो बॉडी में टेस्टिस है, इस वजह से क्रिप्टोर्किज्म। और वजह यही है कि अगर ऐसा नीचे नहीं आया तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और जो उसमें क्या बोलते हैं, ये जूस्पर्मिया हो जाएगा, यानी कि उसमें सीमेन में स्पर्म ही नहीं होगा, जब स्पर्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। तो क्रिप्टोर्किज्म। उसके बाद अगर हम बात करें अगला, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। टॉर्जन मतलब यह है कि टेस्टिस में इसमें ऐसे घुमावा गया, ऐसे जैसे रस्सी ऐठन आ जाता है उसमें टॉर्जन आ जाता है, वैसे टॉर्जन इसमें आ जाता है, इसमें ये राउंड अप ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूमने के बाद ये दब जाता है, वास्ट डिफरेंस दब जाती है, जो इसके डक्ट हैं वास्ट डिफरेंस ये दब जाते हैं, और दबने के बाद इसमें स्पर्म बन भी जाए तो स्पर्म जाएगा नहीं, इससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती।
तो ये क्या है, टेस्टिस के एबनॉर्मलिटी, टेस्टिस के एबनॉर्मलिटी या टेस्टिस बने ना, टेस्टिस बॉडी से नीचे ना आया तो उसे क्रिप्टोर्किज्म, और टॉर्जन यानी टेस्टिस में टॉर्जन हो जाए, घुमाव आ जाए, घुमाव आने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है इसका डक्ट, इसका डक्ट ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ से स्पर्म बन भी जाएगा तो जाएगा ही नहीं, ठीक। और इसमें घुमाव आया कैसे, क्योंकि टेस्टिस में टॉर्जन हो गया, ठीक, या टेस्टिस उलट गया, ठीक, ऐसा हो गया, तो इस वजह से। तो ये तीसरा दूसरा स्पर्मेटोजोअल एबनॉर्मलिटी, तीसरा टेस्टिकुलर एबनॉर्मलिटी। आगे और भी है, और हम बात कर रहे हैं, देखिए अब अगला कारण देखिए कि इनफर्टिलिटी का क्या कारण हो सकता है। देखिए इसमें हमने लिखा है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बोल भी दिया, बता भी दिया था, वेरिकोसिल, क्या, वेरिकोसिल, वेरिकोसिल के बारे में हमने बता दिया था। जो स्कोर्टम होता है, स्कोर्टम में जो वेन होती है, वेन जो लार्ज इंफीरियर वेना कावा से जो आर्टरी आती है, वेन आती है, जो सप्लाई करती है स्कोर्टम को, वो क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ वेन इन टेस्टिस, टेस्टिस में जो वेन वेन जो ब्लड को लेके जाती है टेस्टिस से ब्लड को लेके जाती है, उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। जैसे देखिए इसमें क्या है, तो इसमें ये स्वेलिंग आ गई, ये, ठीक। तो ये टेस्टिस के अंदर जो वेन होती है, ठीक, वेन होती है, उसमें क्या आ जाता है, ऐसे स्वेलिंग आ जाती है, तो इसे कहते हैं वेरिकोसिल, वेरिकोसिल हो जाता है। इसकी वजह से अब ये इसकी वजह से, वेरिकोसिल होने की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेस्टिस में प्रॉब्लम ये आ जाती है, स्क्रोटम में हाइड्रोसिल, ठीक है, हाइड्रोसिल बनने के चांसेस रहते हैं, या फिर वेरिकोसिल, वेरिकोसिल मतलब इसमें लिक्विड, यानी कि वेन में लिक्विड भर जाता है, और हाइड्रोसिल मतलब स्क्रोटम के लेयर में उसमें पानी भर जाता है, ठीक। तो ये हो जाता है, इसे वेरिकोसिल कहते हैं, इसकी वजह से कुछ दिक्कत आ सकता है। उसके बाद दूसरा अगला हम बात करें तो अगला है, इसमें देखिए एबनॉर्मलिटी ऑफ पेनिस, क्या, एबनॉर्मलिटी ऑफ पेनिस, एबनॉर्मलिटी ऑफ पेनिस में देखिए दो बात किया है, एक हाइपोस्पेडियासिस और इपीस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस और इपीस्पेडियासिस। देखिए मैं दो फिगर बना रहा हूँ, दो फिगर बना रहा हूँ, देखिए
तो देखिए डियर, मैंने कहा कि फिगर बना रहा एबनॉर्मलिटी इन पेनिस, किसमें? एबनॉर्मलिटी इन पेनिस में। पेनिस में एबनॉर्मलिटी को, दो तरीके की एबनॉर्मलिटी हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं, हाइपोस्पैडियासिस और ईपीस्पैडियासिस। ठीक, हाइपो को देखिए हमने यहाँ पे दिखा है और ईपीस्पैडियासिस का देखिए नॉर्मल। अगर यूरेथ्रल ओपनिंग, ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है, नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग। जो यूरेथ्रा है ये ग्लांस ऑफ पेनिस, ये क्या है? ग्लांस ऑफ पेनिस। ठीक, ये ग्लांस ऑफ पेनिस है। नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग ये सामने की तरफ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, लेकिन ईपीस्पैडियासिस में देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग ये ऊपर हो जाता है, देखिए ऊपर हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। और हाइपोस्पैडियासिस का मतलब यहाँ पे नीचे हो जा रहा है। तो यहाँ पे खुलने, या देखिए यहाँ पे इसको ऐसे सामने खुलना चाहिए, सामने यूरेथ्रल ओपनिंग को सामने, इधर देखिए नॉर्मल ये है, ये सामने खुलना चाहिए, लेकिन ये ऊपर खुल जाता है और ये नीचे। तो ईपी मतलब ऊपर, ईपीस्पैडियासिस, हाइपोस्पैडियासिस मतलब नीचे। ठीक है, पेनिस में, ग्लांस ऑफ पेनिस में अगर यूरेथ्रल ओपनिंग इधर ऊपर हो जाए तो ईपी और नीचे हो जाए तो हाइपो। ठीक है, तो ये एबनॉर्मलिटी पेनिस की है, जिसकी वजह से अब बताइए ऐसे पेनिस में अगर मान लीजिए इजेकुलेशन होगा भी तो वो फोर्सफुली आएगा भी, तो फोर्सफुली ये साइड वे में रह जाएगा और ये जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, जेनाइटल ट्रैक्ट में उस हिसाब से उस फोर्सफुल से नहीं जाएगा और ये साइड में रह जाएगा। तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी। तो ऐसे स्पर्म जब इधर ही, अब मान लीजिए जैसे वेजाइना में ही अगर ये स्पर्म आ गए वेजाइना, और वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है तो बहुत सारे स्पर्म को मार देगा उसकी वजह से। तो ये सर्जिकली रिपेयर किया जाता है, ये सर्जिकली रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। बट नॉर्मली आप जानते हैं हाइपोस्पैडियासिस, ये जो क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ज्यादातर रिपेयर तब किया जाता है जब बेबी 6 महीने या साल भर के अंदर का हो, तभी किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, लेकिन होने को तो बड़े में हो सकता है, लेकिन रिस्क रहता है, रिस्क ये रहता है कि न्यूरॉन्स कट सकते हैं या जो भी हो सकता है। 5 साल के अंदर ही इसको रिपेयर कर दें। ठीक है, पता चल जाता है खुद ही। जब यूरिन डिस्चार्ज करता है बच्चा, यूरिन डिस्चार्ज करता है तो इधर निकलने के बजाय इधर निकलता है, इधर निकलने के बजाय इधर निकलता है। तो ये ईपीस्पैडियासिस और ये हाइपोस्पैडियासिस। अगले कुछ और फैक्टर्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। तो अगला देखिए डियर, अगला है आपका एसेसरी ग्लैंड एबनॉर्मलिटी। एसेसरी ग्लैंड एबनॉर्मलिटी में क्या होगा? सेमिनल वेसाइकिल एबनॉर्मलिटी, यानी सेमिनल वेसाइकिल से सीमेन ही नहीं बन रहा है, या फिर सेमिनल वेसाइकिल में खुद उसमें कोई दिक्कत है, या कोई डिजीज है, क्या इन्फेक्शन है, या कुछ भी हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, या सीमेन ही नहीं बन रहा है। बल्बोयूथरल ग्लैंड्स में ये लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, ये तीनों लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसमें से सीमेन ही नहीं बन रहा है, ना ही केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड एबनॉर्मलिटी हो गया। सीवियर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कि मेल क्या है कि एकदम कमजोर, एकदम माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है, तो उसकी वजह से सीवियर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, यानी कि विटामिन ई, विटामिन एच, ये सब, तो बहुत सारे विटामिन है जो उसकी कमी बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। और विटामिन सी और भी सारे हैं जो ऐसे उसका अधिकता होना चाहिए, मतलब नॉर्मल अमाउंट होना है, लेकिन ये नॉर्मल अमाउंट से भी कम हो जाते हैं, तो सीवियर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में देखने को मिलता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, यानी कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से वो ग्रसित है। उसके बाद अगला लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो मतलब कि उसकी डिजायर ही खत्म हो गई, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की डिजायर खत्म, उसे लिबिडो कहते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो मतलब ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के डिजायर ही इच्छा ही नहीं है, सेक्सुअल डिजायर की इच्छा ही नहीं होती है, तो उसे लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी मतलब क्या होता है, इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो नपुंसकता, नपुंसकता। ठीक, नपुंसकता, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि पेनिस में
इरेक्शन ही नहीं हो रहा, पेरिस में इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इसे इम्पोर्टेंसिया या नपुंसकता इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ बहुत सारा कारण होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा है तो भी वो दिक्कत करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो तो भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि स्पर्म का जो सीमेन है वो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे कर दिया जाए तो स्कैंटी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और वो मूव, क्योंकि स्पर्म सीमेन को पतला होना चाहिए ताकि उसमें स्पर्म अच्छे से मूव कर सके। रेडिएशन, ठीक, रेडिएशन के संपर्क में आने से भी कुछ कभी कभी हो जाता है ऐसा, और स्मोकिंग की वजह से। तो ये कुल मिलाते मेल में काज था, काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल में था, ठीक, मेल में ये काज था। अब हम बात करेंगे फीमेल की बात करेंगे, ठीक। तो इन फीमेल में देखिए, फीमेल में इनफर्टिलिटी का क्या कारण है। फीमेल में पहला अगर बात करें तो इंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक। इंडोक्राइन डिसऑर्डर का मतलब यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसऑर्डर है, हाइपोथैलेमस में डिसऑर्डर है, थायराइड ग्लैंड में और एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है। अब इन ग्लैंडों में अगर एबनॉर्मेलिटी है तो देखिए, पिट्यूटरी से हमने ये कहा था कि ये सूचना देता है इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक। तो ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे, और उसके बाद जो है कि जब ये सिक्रीट नहीं तो फॉलिकल का निर्माण ही नहीं होगा, और जो फॉलिकल नहीं बनेंगे तो इनफर्टिलिटी तो जाहिर है। थायराइड से अगर थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो देखिए, थायराइड ग्लैंड जो एबनॉर्मेलिटी होती है, थायराइड T3 और T4, T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन बोलते हैं, ठीक। और इसे ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं। ज़्यादा मात्रा में ये सिक्रीट होता है, 60% ये, 40% ये, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट T4 ही होता है, ठीक, T4 ही होता है। तो थायराइड हार्मोन्स का होना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मेटाबॉलिक क्रिया को मेंटेन करता है, बेसल मेटाबॉलिक क्रिया को मेंटेन करता है, ठीक, मेंटेन करता है। तो इसलिए इसका होना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन सिक्रीट होता है, जो इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन मेन यहाँ पे है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये हार्मोन्स। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में दिक्कत आएगा, यानी कि उसमें हमने कहा था कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा। तो अगर इनमें एबनॉर्मेलिटी आई तो इनफर्टिलिटी हो सकता है, ठीक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन से यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए, और इसका बेसल मेटाबॉलिक मेंटेन करने का मतलब ये क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए एफएसएच का सिक्रीशन हो, एलएच भी सिक्रीशन हो, सब कुछ हो रहा है, ओवम भी निकला, स्पर्म भी आया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन जायगोट जब बन गया तो जायगोट का देख रेख करने के लिए उसको प्रॉपर एनर्जी मिलना चाहिए, प्रॉपर खान पान मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, जिससे बेसल मेटाबॉलिक क्रिया उसकी मेंटेन रहे। तो इसके लिए ये है। एड्रिनल ग्लैंड की प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन में अगर इन द सेंस ऑफ, अगर यूट्रस में अगर इंडोमेट्रियम में अगर कहीं पे ब्रेकेज हुआ तो ब्लीडिंग ज्यादा ना होने पाए, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन किया जाता है। तो हर एक का रोल है कहीं न कहीं। तो अगर ऐसे नहीं होगा तो क्या इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं होगा, और ना ही जायगोट जीवित रह पाएगा, क्योंकि उसकी बेसल मेटाबॉलिक क्रियाएं सही से नहीं चल रही हैं, ठीक। उसके बाद वेजाइनल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो वेजाइनल इम्परफोरेशन, क्या, वेजाइनल इम्परफोरेशन, देखिए हम बात कर रहे हैं वेजाइनल इम्परफोरेशन का मतलब कि जो वेजाइना है वो सही से खुला ही नहीं है, वेजाइना में जो पोर्स होते हैं, जो ओरिफिस होता है, वो ओरिफिस सही से खुला ही नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है वेजाइनल इम्परफोरेशन मतलब कि छिद्र, मतलब कि होल नहीं है वेजाइना में। वेजाइना कंप्लीटली देखिए ये तो ये क्या होता है कि देखिए वेजाइना ये पूरी तरह से ये बंद हो जाता है, ये बंद हो गया वेजाइना, ठीक है, ये बंद हो गया, तो उसी को इम्परफोरेशन कहते हैं। वेजाइनल स्टेनोसिस का मतलब खुला तो है लेकिन इसमें स्टेनोसिस है, देखिए स्टेनोसिस है, हार्डनेस हो जाता है, इस लेयर में हार्डनेस हो जाता है, इसकी वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से, ठीक,
ये उसकी वजह से, तो ये वेजाइनल डिसऑर्डर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, स्टेनोसिस हो गया, इम्परफोरेशन हो गया। उसके बाद सर्वाइकल एबनॉर्मलिटी में अगर बात करें तो सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल यानी कि ये जो सर्विक्स है यहाँ पे, ये सर्विक्स के लेयर में ऐसे देखिए उभार आ जाएगा, ऐसे सर्विस के लेयर में ऐसे उभार आ जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं या फिर सर्वाइकल ट्यूमर भी कहते हैं। तो ये तब होता है जब ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, सर्वाइकल कैंसर हो जाए, तब देखने को मिलता है। तो ये दरअसल धीरे धीरे लॉन्ग टर्म बहुत दिन बाद जब क्रोनिक स्टेज पहुंचता है तब पता चलता है, वैसे नहीं। तो ये जल्दी नहीं होता, अगर अर्ली, अगर बहुत जल्दी पता चल जाए तो इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। ठीक, तो ये एबनॉर्मलिटी थी। अब उसके बाद देखिए अगला हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला देखिए चौथा है आपका, अगला है जो काज फीमेल में यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, यानी यूट्रस में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है। तो उसमें क्या है, हाइपोप्लेसिया। हाइपोप्लेसिया का मतलब हमने ये बताया था जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बता रहे थे, तो एंडोमेट्रियम जब वॉल टूट रहा था, ठीक, जो यूट्रस था, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वॉल जो टूट रहा था, यहाँ पे देखिए ये जो टूट रहा था ये एंडोमेट्रियम है, ठीक। तो इसमें ये कह रहा था कि हमने टूटने के बाद हाइपरट्रॉफी होता है। क्या होता है, हाइपरट्रॉफी। क्या होता है, हाइपरट्रॉफी, यानी सेल बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाती है। और ये हाइपरट्रॉफी नॉर्मल कंडीशन है। जैसे ही जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होने के बावजूद भी यहाँ पे हाइपरट्रॉफी होता है, यानी सेल को ग्रोथ होना था। यानी हाइपरट्रॉफी यूट्रस में होना नॉर्मल है, लाजमी है, होना भी चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ हाइपोप्लेसिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोप्लेसिया हो जाता है। तो यहाँ पे सेल ग्रोथ ही नहीं कर पाती है, ना ही हो पाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाइगोट यहाँ से फर्टिलाइज करने के बाद, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करने के बाद अगर इधर आए इम्प्लांट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेसिडुआ बेसिलिस में इम्प्लांट होने के बाद इसको कवर कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता ही नहीं, इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। तो स्पर्म सही जाइगोट इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाता, इस वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। एंडोमेट्रोसिस मतलब कि है कि इन्फेक्शन इन एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, इसकी वजह से हो गया, ठीक। उसके बाद अगला बात करें ट्यूबल डिसऑर्डर। क्या, ट्यूबल डिसऑर्डर में जैसे सल्पिंडाइटिस मतलब कि इन्फेक्शन इन फैलोपियन ट्यूब, ये याद कर लीजिए। फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन अगर हो जाए तो फैलोपियन ट्यूबाइटिस मत बोलिएगा, सल्पिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ओवेरियन डिसऑर्डर के बोले तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ओवरी, इस इन कंडीशन में एब्सेंस ऑफ ओवरी, और ओवरी कभी कभी पार्शियली डेवलप हो पाता है, कभी कभी पूरी तरह से नहीं डेवलप हो पाता है, इसलिए एब्सेंस ऑफ ओवरी का भी केस, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो। इमोशनल प्रॉब्लम मतलब जैसे साइकोसिस और न्यूरोसिस। अब ये साइकोसिस और न्यूरोसिस की वजह से, जब साइकोलॉजी आप पढ़े होंगे, तो साइकोसिस का मतलब ये होता है कि मेंटली वो डिस्टर्ब है, फीमेल क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसको लिबिडो ही नहीं आ रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो हो गया है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। जैसे साइकोसिस और न्यूरोसिस में आपको जो हिस्टीरिया की बीमारी जो बोलते हैं ना, हिस्टीरिया का, ठीक, हिस्टीरिया का बीमारी, ये तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ऐसा देखने को मिलता है फीमेल में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्टिविटी करनी चाहिए वो एक्टिविटी वो कर ही नहीं पाती, या फिर उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, या फिर वो प्रॉपर नॉर्मल जो सिचुएशन है उसको अडॉप्ट ही नहीं करती है। तो इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है। ये तब होता है जब कोई घटना हो जाए, जब कोई ट्रेजेडी हुआ रहे, ठीक, उसके साथ कभी ट्रेजेडी हुआ रहा है या फिर कुछ हुआ रहा है, तो उसकी वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब रहती है। इस वजह से क्या होता है, प्रॉपर टाइम पे हार्मोन सिक्रीशन है। इस महिला में क्या होगा, प्रॉपर टाइम में हार्मोन्स नहीं सिक्रीशन होगा, और ना ही अगर हार्मोन सिक्रीट भी हो रहा है, ओवुलेशन टाइम पे नहीं होगा, और इस वजह से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और ना ही इम्प्लांटेशन, ना ही प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी देखने, तो इसलिए हमेशा ऑलवेज हैप्पी रखिए अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे जो भी हो, खुश रहिए, खुश रखिए, ठीक है। तो ये इमोशनल प्रॉब्लम बहुत दिक्कत कर जाता है, बहुत ज़्यादा अगर उसमें चले जाते हैं तो हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है,
इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। तो ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन अगर बना रहा है तो कुछ तो ट्रेजेडी हुई और कुछ तो वो हमेशा दुखी दुखी रहती है, हमेशा दुखी रहती है, हमेशा टेंशन में, हमेशा उसमें रहती है, इमोशनली डिस्टर्ब रहती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कारण है इसके फीमेल में इमोशनल। कुछ और भी कारण है, देख लीजिए। तो अगला देखिए डियर क्या है, अगला है सीवियर एसिडिक नेचर। सीवियर एसिडिक नेचर ऑफ दी वेजाइना। वेजाइना का सीवियर एसिडिक नेचर हो, उस कंडीशन में भी क्या स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। माल न्यूट्रिशन, महिला अगर बहुत ज़्यादा कुपोषित है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार है, तो उसकी वजह से वो यानी कि वो क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख न लगना, ठीक। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब एनोरेक्सिया न, कुछ तो जो है कि जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, अपना फिगर मेंटेन करने के लिए करते हैं, उसी की वजह से दिक्कत आ जाती है, ठीक। तो अगला है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में प्रॉपर क्लाइमेट, जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, उसकी वजह से, या फिर उसके टेम्परेचर से पोल्यूटेड एरिया में रहते रहते क्या हुआ कि उसमें क्या कि अंदर पॉइजन बन गया, जो भी दिक्कत आ सकती है। यानी एनवायरमेंट, क्लाइमेट का सही होना, हाँ, मौसम का सही होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। हाँ, मौसम को बेईमान होना, मौसम को सुहावना होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, नहीं तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। स्मोकिंग हो सकता है क्या, स्मोकिंग, या फिर बहुत टल्ली मारती हो वो फीमेल जो है, हाँ, पौआ ढैया जो भी है, रोज का रोज उसका, या फिर दिन भर में 2 4 10 छुट्टे मार लेती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी उस फीमेल में हो सकती है। और कुछ तो रेडिएशन हो सकता है। रेडिएशन ये उसमें उनमें होता है जो महिलाएं जो है कि काम करती हैं, जो फैक्ट्री में वगैरह उसमें काम करती हैं, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी फीमेल में हो सकता है। तो ये मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी थे, हमने जिसके बारे में बात किया, और जो है कि उसके कारण के बारे में, काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल और फीमेल में बात किया। तो नेक्स्ट क्लास में डियर हम इसको आगे करेंगे, जिसमें हम आपको कारण तो बता दिए, अब उसके बाद जांच बताएंगे, जांच बताने के बाद इसका निवारण भी बताएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में बने रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए डियर। क्या था कि हम 4 5 दिन से थे नहीं रूम पे, इस वजह से बाहर गए थे, इस वजह से क्लास हो नहीं पाए। मैं वैसे भी, मुझे भी बहुत वो हो रहा था कि मैं कितना जल्दी पहुंचूं और क्लास लूं, ये है, ठीक है। तो फिर से आप अपने आप को जोश जुनून में ला दीजिए, जगा दीजिए, जो कि मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी मैं कम्युनिटी और भी सब्जेक्ट भी लाऊंगा, कम्युनिटी भी पढ़ाऊंगा, तो उसको कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच डियर, मस्त रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, थैंक यू।